सुस्वागतम, वंदे मातरम। कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी में हमने पिछले कालांश में व्यंजन संधि के बारे में बात की थी। इस बार हम विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा, इसके विभिन्न नियम वगैरह, उदाहरण, वे सब देखे जाएंगे। तो अब है विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस आहार तो निराहार, धू प्लस आशा दुराशा, तपह प्लस भूमि तपोभूमि, मनः प्लस योग तो मनोयोग। ये तो सामान्य तौर पर उदाहरण हो गए। अब नियम के आधार पर उदाहरण वो देखेंगे। तो विसर्ग संधि के प्रमुख नियम है, उसमें पहला है विसर्ग का ओ हो जाता है। तो वो कब होता है और कैसे होता है तो वो देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व या ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये कैसे है? तो जैसे आपके वर्ग बताए थे ना, उस वर्ग के अंदर किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है। अब उदाहरण है, जैसे मनः प्लस अनुकूल तो मनोनुकूल, अधः प्लस गति तो अधोगति, तपः प्लस बल तो तपोबल, वय प्लस वृत्त तो वयोवृत्त, तपः प्लस भूमि तो तपोभूमि, पय प्लस द तो पयोद, पय प्लस धन तो पयोधन, मनः प्लस रथ तो मनोरथ, मनः प्लस योग तो मनोयोग, मनः प्लस हर तो मनोहर। तो इस तरह से ये सब यहाँ पर आपने विसर्ग की जगह देख लिया कि ओ की मात्रा में वो बदल गया। ठीक है। अब है अगला नियम। इसमें दूसरा नियम है कि विसर्ग का र हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ या तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य, र, ल और व में से कोई भी हो तो विसर्ग का र हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं, निह प्लस आशा तो निराशा, फिर है निह प्लस धन तो निर्धन, निह प्लस बल तो निर्बल, निह प्लस जन निर्जन, आशी प्लस वात आशीर्वाद, धू प्लस बल दुर्बल। वैसे ही धू प्लस जन तो दुर्जन, निह प्लस धारण निर्धारण, धू प्लस उपयोग तो दुरुपयोग, बहि प्लस मुख तो बहिर्मुख। ठीक है। ये था आपके दूसरा नियम। अब है तीसरा नियम कि विसर्ग का श हो जाता है। कैसे? यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह प्लस चिंत निश्चिंत, निह प्लस चल निश्चल, धू प्लस शासन तो दुःशासन, धू प्लस चरित्र तो दुष्चरित्र। ये था आपके तीसरा नियम। अब है आपके चौथा नियम कि विसर्ग का स हो जाता है, मतलब स से षटकोण, जो आपकी मुर्दा यानी कि दांतों से ऊपर स्पर्श करता है ये जीभ, तब ये आवाज़ होगी। तो विसर्ग के पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प और फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे निह प्लस कपट तो निष्कपट, निह प्लस कंटक तो निष्कंटक, धनु प्लस टंकार तो धनुष टंकार, निह प्लस ठूर तो निष्ठुर, निह प्लस प्राण तो निष्प्राण, निह प्लस फल तो निष्फल। ये था आपके चौथा नियम। अब है पांचवा नियम। इसमें कह रहे हैं कि विसर्ग का स हो जाता है, यानी कि दंत्य स, यानी कि दांत पर जब जीभ स्पर्श करती है तो स। तो विसर्ग के बाद यदि त या ख हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते तो नमस्ते, निह प्लस तेज तो निस्तेज, मनः प्लस ताप तो मनस्ताप, निह प्लस संताप तो निस्संताप,
दुह प्लस तर तो दुस्तर, दुह प्लस साहस तो दुस्साहस। तो इस तरह से ये स का मतलब प्रयोग होगा। अब है छठा नियम, विसर्ग का लोप हो जाना। इसमें आपके दो प्रकार के नियम बताए हुए हैं। पहला है कि यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नीह प्लस रोग तो नीरोग। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग लुप्त हो गया और जो छोटी नी थी वो बड़े नी में बदल गया। अब है नी प्लस रस तो नीरस। अब है दूसरा नियम इसी का कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव तो अतएव। ठीक है, यहाँ विसर्ग लुप्त हो गया। अब है सातवां नियम कि विसर्ग में परिवर्तन न होना। कैसे? यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण है प्रातः प्लस काल तो प्रातःकाल, अंतः प्लस करण तो अंतःकरण। ठीक है, तो इस प्रकार आपके विसर्ग संधि के ये 7 नियम थे। इनके आधार पर आप यह गृह कार्य भी कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।